So we will be discussing Constitution of India. This is the subject that we will be discussing. So firstly, let's go to the syllabus first. So in your fifth sem, we have this as a mandatory course, that is Constitution of India. So here it shows that you will be only having internal. There will be no external examination. So the internal will be of 100 marks. This is about the subject from your course. Now coming to the second, I have also shared this file with your in your classroom, Google Classroom. This is the Bare Act of Constitution of India as on September 2020. So 2020, this is the latest version what we have. So I'll tell you how to read it and how to check the articles, right? And what it contains, that we will discuss. So coming to the PPT. So how many of you have already studied this Constitution of India in your 10th or plus 2? Anyone? Anyone have some idea? Constitution of India. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. Okay, thank you for telling us. So let's start with this thing. So basically, what we will discuss in this Constitution of India, we will discuss why a constitution is made, not of India. Why a constitution is made, right? What type of constitutions are there? It means written, unwritten. What is unwritten type of constitution? Then what is the motive of doing this? Why we are making a constitution, right? And what are the provisions under it? So we will discuss. We are having 395 articles in 2020 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वो चेक कर लेना कौन से की बात कर रहे हो, बाई चांस कभी आप करो तो. इन 2020 एडिशन 2020 का जो लेटेस्ट है हमारे पास, वी हैव 395. 2019 में भी 395 ही थे, राइट. तो वी विल डिस्कस डिफरेंट आर्टिकल्स दैट आर 395. नाउ द वर्ड आई एम यूजिंग आर्टिकल हियर, राइट. आर्टिकल एक हमने कभी सुना हो, मे बी आपने सुना हो अगर कहीं पे कि किसी के ऊपर सेक्शन लग गया ना. जैसे आपने अभी कोई भी क्रिमिनल केस होता है उसके अंदर सेक्शन में बोलते हैं कि आपका सपोज कोई मूवी आ रही है, आपने देखा होगा 375 376 का एक आर्टिकल, ऐसे करके मूवीज थी अलग अलग, है ना. तो आर्टिकल और सेक्शन, दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली सेक्शन जो है वो क्या कहता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताता है, whereas आर्टिकल ये एक डिफाइन किया गया बड़ा चीज है, मतलब इट इज अ ब्रॉड टर्म, दैट इज आर्टिकल, ठीक है. इसके अंदर भी काफी चीजें डिफाइन की जाती हैं, तो दैट्स व्हाई आर्टिकल इज देयर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विल नॉट टॉक अबाउट सेक्शन, विल नॉट से सेक्शन. इसमें क्या होंगे, इसमें आर्टिकल्स होंगे जो कि कोई चीज डिफाइन करेंगे, देन उसका क्राइटेरिया भी डिफाइन करेंगे, देन क्या क्या हो रहा है वो भी डिफाइन करेंगे. मीन्स इट इज अ ब्रॉड टर्म. So coming to the first point, the Constitution of India is the supreme law. Constitution of India is the supreme law. Now what is making it supreme? Okay, we'll also discuss this thing. So supreme law, why it is a supreme law? Because it is above all. When we will discuss the Constitution, जब हम articles पे आएंगे आपके part 3 के अंदर जो आपके fundamental rights पे है, वहाँ पे आपको जाके एक आर्टिकल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका लॉ होगा, कोई भी लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके फंडामेंटल राइट्स जो उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो वाला लॉ दैट विल बी ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड. डॉक्ट्रिन ऑफ एलिक्स कह देते हैं उसको हम. तो उसमें वो वाला लॉ नहीं चलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो चीज दी गई है वो चलेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुप्रीम लॉ. Now coming to the second point, it lays down the framework defining political principles. Now देखो, जब हमारा इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 की, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले यू रिमेम्बर किंग्स होते थे, राजा होते थे, ठीक है. वो एक पर्टिकुलर स्टेट का, एक पर्टिकुलर जगह का राजा है, उसके अंदर वो अपनी उसकी प्रजा है, उसको वो जैसे मर्जी चलाता था, ठीक है. उसका इकोनॉमिकल अपनी मर्जी से चलाता था. तो
ये चीज़ कही गई, क्यों ना जो हम यूनाइटेड इंडिया की बात करेंगे तो क्यों ना एक ऐसी सेंट्रल चीज़ हो जो कि सबके ऊपर बाइंडिंग हो, ताकि कोई अपनी मनमर्जी ना कर सके। That's why this is the second reason why this constitution is made. ठीक है, इसमें क्या है, they have defined the political principles. ठीक है, also they have defined what will be the power of each. एक स्टेट के अंदर एक आपका सीएम है तो उसकी क्या पावर है, that is defined. प्रोसीजर दे आर ऑल्सो डिफाइंड, कैसे इलेक्ट होगा, कितने मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स के साथ वोटिंग होगी, कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होगी, कैसे हम रीजन बनाएंगे, कैसे कोई अगर नया एरिया हमने अपने अंडर लेना है वो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कोई एक स्टेट को अगर हमने ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपके सिस्टम का। जैसे आपका दो तरह की बॉडीज है हमारे पास, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आपका जो है नॉर्मल आपका पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट इज अ ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइव कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज गवर्निंग, वो उसके ऊपर गवर्न कर रही है, क्या वो सही से चल रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आपका म्यूनसिपल काउंसिलर हो गया, उसके ऊपर आपका जो है एमएलए हो गया, उसके ऊपर आपके एमपीज हो गए, लाइक दिस वो स्ट्रक्चर्स। तो उस टाइम पे दिस वाज वेरी मच नीडेड, बिकॉज हर कोई राजा जो था या फिर जो भी आपका वो था वो अपनी मर्जी से चला रहा था। तो दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, जिसमें कि सब कुछ मेंशन किया गया। नाउ कमिंग टू दीज पॉइंट्स, आई एम रीडिंग इट नाउ। देखो एक और चीज है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर एक बार मैं आपको दिखाऊं तो व्हेन यू विल सी दिस इज द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक। बेयर एक्ट में क्या होता है, एज इट इज जो वर्ड्स होंगे वो गिवन होंगे, बुक में तो जैसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेयर एक्ट में क्या होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो बट व्हेन यू विल रीड दिस बेयर एक्ट, इस तरह से दिखेगा आपको जी, आर्टिकल 1 से स्टार्ट। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये इसके अंदर ये। तो अगर आप इसे ऐसे पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी बोरिंग एंड इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो आई विल ट्राई, मैं इसको साथ में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। एटलीस्ट आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी तो हम देखेंगे कि जो आपके पार्लियामेंट में है उसमें कैसे मेंबर्स हैं, कैसे इलेक्शन होती है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है जी मैम, आपकी जो है उसी तरह विधानसभा, विधान परिषद क्या है, कैसे किसी को रिमूव कर सकते हैं, क्या किसी के पास क्या क्या पावर्स हैं, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस, राइट। तो coming to this, so it lays down the framework defining political principles. It established the structure, procedures, powers and duties of government. We will also discuss DPSPs, ठीक है, DPSPs होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें स्टेट को दे रखा है कि ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शंस हैं फॉर अ गुड गवर्नेंस। इट इज ऑल्सो गिवन इन दिस, बट वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ूंगा कि स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट उन्होंने प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, इट सेट्स आउट द फंडामेंटल राइट्स। नाउ फंडामेंटल राइट्स, दिस थिंग इज टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। हमने जब हम आगे डिफाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके फीचर्स को डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें हमने अलग अलग जगह से पार्ट्स लिए हुए हैं, कुछ पार्ट लिए हुए हैं, एज इट इज नहीं, हमने उनको चेंज किया है अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल क्या राइट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस। जैसे आपने वो मूवी भी देखी होगी, मेरे ख्याल से आर्टिकल के ऊपर है, जिसमें वो अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। Maybe you have seen that. So that is a fundamental right. उसी तरह right to life, कोई मतलब आपको परेशान नहीं कर सकता, वो that we will discuss। मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ पुलिस नहीं कर सकती, एटलीस्ट आपको इतना सा पता होना चाहिए ताकि आपके साथ कभी गलत नहीं। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन दे आर डिफाइंड इन आर्टिकल 51A, ठीक है। व्हाट आर आवर ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, जैसे हमने अपनी इंटीग्रिटी की भावना को नहीं वो करना,
मतलब डिस्ट्रॉय करना, फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी की अगर वो कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, देन वी कैन ऑल्सो हैव अनदर टाइप ऑफ, मतलब वी हैव सम पावर्स उस तरह से। तो उस टाइम पे मैं आपको साथ साथ बाकी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की जो रिस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें वो ड्यूटीज़ में आती है, ऑल्दो दे आर नॉट बाइंडिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्ट अलग से हैं जिसमें ये पनिशेबल हैं अगर कोई नहीं करता तो, ठीक है। So this is about Indian Constitution. Just a overview. Now coming to this thing, Indian Constitution, it has 395 articles, as I already stated. 395 articles हैं. यहाँ पे you can see it here. I'll also show you. So the last article is 395, that will be talking about repeals. Then 395 articles that are divided into 22 parts. Now what are these parts? Parts क्या हैं? Parts में जो हमारे articles हैं, they are divided into parts. That means एक particular part एक particular चीज को explain करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको example दे देता हूँ। तो start from part 1. Part 1, it will be this part will be talking about the union and its territories, ठीक है। तो उसके अंदर 4 आर्टिकल्स हैं जी आपके। 4 आर्टिकल में बताया हुआ है कि ये पार्ट बेसिकली क्या डिफाइन करेगा। ये जो पार्ट है, पार्ट 1, इट विल टॉक अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फर्स्टली इंडिया का नाम बताएगा जी, ऑफिशियल नेम कौन कौन से हैं। फिर बताएगा कि कोई स्टेट्स को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हम किसी स्टेट्स को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड। उसी तरह इफ यू सी हियर देयर इज अ पार्ट 2. पार्ट 2 विल डील विद सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। तो ये जो आगे के आर्टिकल्स हैं टिल 5 to 11 दे विल टॉक अबाउट सिटीजनशिप. Another thing that I will discuss while discussing part 2 वो ये है कि ये जो सिटीजनशिप है ये अब यहाँ से नहीं लिए जाते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर आपका एक्ट बन के आया हुआ है, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 का अपडेटेड है। तो हम वहाँ से देखते हैं ये क्या था। इसमें व्हेन यू विल रीड दीज आर्टिकल्स, उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि ये उस टाइम जब डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम की कौन सिटीजन बन सकता है उसकी प्रोविजंस थी। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं CAA में, बट ये मोस्टली अब अप्लाई नहीं होती। उसी तरह पार्ट 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी सारी जो हैं वो फ्री राइट्स दे रखे हैं कि आपके हमारे सबके क्या राइट्स हैं। उसके साथ साथ एक स्पेशल है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 दैट इज ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एज सेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर के। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे बेस्ट है वो है आर्टिकल 32. व्हाट इज आर्टिकल 32? इट गिव्स यू पावर टू डायरेक्टली अपील टू सुप्रीम कोर्ट. अगर हम बाई चांस अपना जुडिशियल सिस्टम देखें तो अगर कोई केस होता है तो पहले हम लोअर कोर्ट में जाता है, फिर अपर कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, जो हम ये पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, अगर इसकी वायलेशन होती है, एनीवन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विद आर्टिकल 32. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर सोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक और आर्टिकल है जी आर्टिकल 226, ठीक है, जो कि आपको पावर देता है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में। तो स्टेट की हाई कोर्ट है उसमें भी डायरेक्टली अपील कर सकते हो, अदरवाइज बाकी तो नीचे वाली कोर्ट से स्टार्ट होता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इट हैज 12 शेड्यूल्स. ये दो पार्ट क्लियर हो गए. 395 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं वो आर्टिकल्स. हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर जो है उससे रिलेटेड है टॉपिक से. देन वी हैव 12 शेड्यूल्स.
तो 12 शेड्यूल, व्हाट आर दीज शेड्यूल्स? जैसे कि मैं आर्टिकल 1 की अगर बात करूं तो आर्टिकल 1 जो है वो ये कह रहा है कि स्टेट के अंडर एक लिस्ट है। ये सिंपली क्या है, जो आपके शेड्यूल है दीज, इसमें लिस्ट गिवन है, राइट? लिस्ट में क्या है, जैसे स्टेट कौन कौन सी है, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह 7 शेड्यूल है, उसमें दे रखा है कि स्टेट, सेंटर किन किन के लिए लॉज बना सकता है, स्टेट किन किन के लिए लॉज बना सकता है, एंड थर्ड वन इज कोकरेंट लिस्ट। तो थर्ड दोनों जो है वो आपको किस किस के लिए लॉज बना सकती है। जो अभी फॉर्म बिल्स हैं इसके ऊपर आए हुए हैं, तो समवन सेड कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ये सेंटर ने लॉज बनाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इसका रीजन भी मैं देता हूँ। जो स्टेट लिस्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट ही उसके लिए लॉज बना सकती है, बट जो लॉज बने हैं दे आर बेस्ड ऑन ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग को करंट लिस्ट के अंडर आती है। एग्रीकल्चर चाहे उसके अंडर आती है, ट्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो आपकी कोकरेंट लिस्ट के अंडर आती है। कोकरेंट लिस्ट में ऐसा है कि स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। स्टेट बनाएगी, सेंटर ने अगर उसके ऊपर कोई लॉ बना दिया तो सेंटर का जो होगा वो वैलिड होगा, कितना पार्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा स्टेट का वो हट जाएगा। अगर बाई चांस सेंटर ने पहले बना दिया, स्टेट ने बाद में बना दिया, तो अगेन जो है वो हट जाएगा स्टेट का। इसके लिए जो रेमेडी थी वो ये थी कि प्रेसिडेंट को कहा जा सकता है, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को कहा जा सकता है, प्रेसिडेंट को अगर लगे तो वो जो है वो स्टेट का वो चला देता है लॉ। बट अगेन आपकी सेंटर ने अगर उसके ऊपर फिर कुछ बना दिया तो फिर वही बात हो जाएगी। तो दिस थिंग विल डिस्कस आल्सो कि क्या क्या होता है। देन आल्सो देयर आर 4 अपेंडिसेस। तो सिंपल सी चीज है जी, जैसे आपके रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑर्डर निकला है कि अभी जैसे आर्टिकल 370 जो है वो अबॉलिश हुई थी, उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये चीज़ें जो है वो अपेंडिक्स में आती हैं। नाउ एवरी पार्ट इज डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स तो चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो। देन इनसाइड एवरी आर्टिकल्स rules, regulation and duties are given. So that's why I'm saying the term article is broad as compared to section. Now the constitution also applies to state of Jammu and Kashmir with certain exceptions. Coming to the next point, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? No, sir. Actually, I'll go somewhat in deep. ये सब्जेक्ट अगर ऐसे पढ़ाना होगा तो मतलब मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी ना इस सब्जेक्ट की तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। That's why I'm going somewhat into deep, कि आपको पता होना चाहिए आसपास जो हो रहा है वो क्या है। तो लगाया ही इसीलिए है आपको ये सब्जेक्ट, at least you should know about constitution. So what is the need of constitution? क्यों चाहिए था? एक तो हमारा वो मैटर हो गया कि politically we were not that much के हमें कुछ ना कुछ चाहिए था जिसके ऊपर गवर्नमेंट चल सके, ठीक है। at least one thing that is written कि ऐसे चलेगी जी गवर्नमेंट, ऐसे चलेगा जी बाकी चीज़। so that's why constitution was framed. So firstly, talking about these, it generates trust that is necessary for different kind of people to live together. Now, meaning the first line, see हमारे जो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा हर एक जगह पे अगर हम कुछ किलोमीटर भी जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है जी, कल्चर भी चेंज हो जाता है और बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें जो है खाना पीना हो गया, उसके अलावा वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो there are different kind of people with different religion, different race, like this, different status. तो ये क्या किया गया, अब इतने लोग एक साथ कैसे रह सकेंगे, कैसे सोच सकेंगे कि हम एक जैसे हों? क्या अगर बाई चांस अब असम की बात ले लो, असम हमारे साथ पहले नहीं था, ठीक है। तो वी विल आल्सो, आई विल आल्सो डिस्कस इन हियर। तो
जो पार्ट हमारे साथ पहले नहीं था, सिक्किम हमारे साथ नहीं था, तो हमारे पास क्या किया गया, उनको कैसे लगेगा कि हमारे पास हम इस स्टेट में जाएं तो अच्छा है। ठीक है, एक रिटर्न फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ट्रस्ट, हमें ये यहाँ पे है, दैट मीन्स इट इज फाइन ओवर हियर, so that's why constitution is required. Now second, it specify how the government will be constituted. वही political factor आ गया that we have explained कि लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे गवर्नमेंट बनेगी, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी बन गया। हम ही वोट करते हैं, we have the power, we vote, then we elect the government. तो एक प्रोसीजर है उसके लिए और हमें पता है कि वो कैसे बनती है। तो it specifies how the government will be constituted, which means who will have the power and what decision they will be responsible for. तो ये भी that's why constitution is needed है। ये जर्नल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर बात ना हो तो ये जर्नल है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। नेक्स्ट इज इट लेज डाउन लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसकी पावर्स क्या है। अभी मैंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की या फिर कोई और कोर्ट की, उसमें अब हम आगे भी पढ़ेंगे, अगर कहीं लगता है किसी को तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकता है जी कि ये बंदा गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो वही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है, वो रिट इशू कर देगी, वो ऑर्डर इशू कर देगी कि डू नॉट डू दिस। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट पिटीशन दैट वी विल डिस्कस, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है, लिमिटेशन टू द पावर्स, तो वो ये जो लिमिट करने की पावर है ये कौन दे रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक है, एंड इट मेक्स द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर राइट्स, and it expresses the aspiration of people of building a good society. It defines the nature of political system, किस तरह का नेचर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, और आपका जो है कौन से टाइप का होगा, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारा नेचर जो है वो डिफाइन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, The Emperor Ashok Maurya was the first to introduce and establish the constitutional principle. उन्होंने अपने पिलर्स और रॉक्स पे खुदवा दिया था कि ये चीजें हैं, यहाँ से आप रेफरेंस करके देख सकते हो। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वहां से बना था। Now, Emperor Ashok Maurya was the first to introduce and establish the constitutional principles, engraved them in major rocks, pillars and minor rocks for the public to take reference. लोगों के सामने दिखा दिया था कि हम ऐसे ऐसे काम करें। This is also known as Edicts of Ashoka. Now, before 1947, India was divided into two main entities: the British rule, the British India, which consisted of 11 provinces, and princely stated ruled by Indian princes. कुछ पार्ट जो था इंडिया का वो आपके ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्टली रूल्ड में था, दूसरा आपके जो किंग्स थे उसके अंडर था। हाउएवर प्रिंस जो किंग्स थे वो आपके सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के साथ चलते थे। तो ऐसे था जी बिफोर 1947। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट पता तो हो कि कैसे चलना है। अब हर कोई अपनी मर्जी करेगा तो दैट विल बी डिफिकल्ट। The two entities merged together to form Indian Union. The historical underpinnings and evolution of Indian Constitution can be traced to many regulations and acts passed before Indian independence. Indian independence से पहले भी एक्ट पास होते थे, जैसे अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो कि ब्रिटिश 1935 का एक्ट था, जिससे कि सबसे ज़्यादा लिबरल माना गया था, हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बेनिफिट वाला था, बट उसकी मैं डिसएडवांटेज आगे बताऊंगा। नाउ ड्राफ्ट कमेटी is submitted their law format on 26 November 1949. हमारा जो रेडी हो गया था संविधान वो आपका 26 नवंबर 1949 को हो गया, ये ध्यान रखना। फिर ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिसमें को हम एज अ रिपब्लिक डे मानते हैं, तो उस टाइम पे जाके ये फोर्स में आ गया। सबमिट हुआ 26 नवंबर 1949।
However, it came into force on 26 January 1950. Two dates that you need to remember. And draft committee में the temporary president was Sachidanand Sinha, Dr. Sachidanand Sinha. Sir was the first president of Constituent Assembly. Then Rajendra Prasad took off, है ना? So Dr. Rajendra Prasad was the president of Constitutional Assembly, that was permanent. Then Dr. Bhimrao Ambedkar was chairman of drafting. Now, features of Indian Constitution, right? So features, the first one is it is written constitution. Now we have the word written constitution. So the word is written constitution, that means everything is written. हमारे पास ये जो बेयर एक्ट है वो लिखा हुआ है. It is very much explained. So written है ये. Another type of constitution is also unwritten constitution. तो अगर किसी को डिफरेंस हो या इसमें कोई डाउट आया हो वर्ड में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, अनरिटन किस तरह का होता है, एनीवन कैन टेल और एनीवन वांट टू आस्क? अनरिटन रिटन का तो समझ में आ गया, अनरिटन का क्या मतलब है? सर मे बी अनरिटन की दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किया हो. नहीं, अनरिटन का मतलब ये है कि कहीं पे इकट्ठा करके कंपाइल नहीं किया गया. ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, द रूल्स आर गिवन इन डिफरेंट एक्ट्स, तो वो इकट्ठे करके कंपाइल नहीं किए गए. ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये लिखा गया और कंपाइल करके एक बुक बन गई है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक बेयर एक्ट बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेयरएज यूके में है जी, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है. ठीक है, अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने कहीं पे कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ कि कैसे सरकार बनेगी या फिर वो सारा कुछ है, बट दैट इज नॉट अ कंपाइल्ड वन. एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया गया. दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप कि क्लियर हो गया हो ये वर्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स इट इज अ कंपाइल्ड एंड इन सिंगल वेयर, इन सिंगल. व्हेयरएज अनरिटन वो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग एक्ट हैं, उनको कंपाइल नहीं किया गया. दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अनरिटन. Now coming longest is word. जब ये लिखा जा रहा था तो एक चीज को बहुत प्रॉपरली लिखा गया, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, सो दैट कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे. क्योंकि हमारे सबको पता ही है जी कि जहाँ पे डाउट रहता है वहीं पे हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गेस्ट. इसको पॉसिबिलिटी ये की गई कि एवरीथिंग इज एक्सप्लेन. 2 बार भी एक्सप्लेन हुआ है सेम चीज. ठीक है, एक एक्ट है जैसे सेंटर के लिए, अब हम आगे भी पढ़ेंगे, तो सेंटर के लिए जो चीज़ें हैं वैसे ही आपकी स्टेट के लिए हैं, तो मोस्टली ऊपर वो चीज़ें फिर भी लिखी गई, बहुत चीज़ें, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है. 395 आर्टिकल्स आर देयर एंड वी आल्सो हैव सब आर्टिकल्स. Then it took 2 years, 11 months and 18 days to complete. That is the time taken to write the constitution. अब ये क्यों है, देखो उस टाइम पे हमारे पास गूगल तो था नहीं कि हमने वहाँ से फटाफट बेयर एक्ट डाउनलोड किया और वो कर दिया. ठीक है, वहीं पे टाइप कर दिया, तो इतना टाइम तो था ही. Then next is it is derived from various sources. This is what I was discussing. जैसे फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएसए से लिया है. दूसरा, जैसे आपके ड्यूटीज हैं वो हमारी रशिया से. ठीक है, यहाँ पे वो सारा कुछ मेंशन है, मैं आगे आ जाऊँगा इनके ऊपर, कौन से फीचर हमने कहाँ से लिए हैं. सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है. तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से जो पॉजिटिव लगा वो लिया. एंड इट इज नॉट एज इट इज कॉपीड, इट इज चेंज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन सिनेरियो एंड देन it is compiled. So it is derived. This is the next feature that is derived from. It is derived. The constitution is derived from various sources. Then this is a constitution which provided universal adult franchise. Now, can anyone tell me what is universal adult franchise? Universal adult franchise. किसी को पता हो थोड़ा सा वर्ड के बारे में? सर राइट टू कास्ट को वोट है जो 18 ईयर्स से वर्क को मिलता है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी
हमारे पास नहीं थी। अब ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना हो, बट उस टाइम पे जब जब हमारे फ्रीडम मिली थी तो ये वर्ड बहुत बड़ा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एवरीवन वाज ट्रीटेड इक्वल, एवरीवन वाज ट्रीटेड इक्वल सो दैट एवरीवन कैन वोट, एवरीवन हैज द राइट टू वोट एट दैट टाइम। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग एट दैट टाइम कि जो ब्रिटिश का सबसे लिबरल, जो हिंदुस्तानियों के पक्ष में सबसे ज्यादा पक्ष में माना जाता था, ब्रिटिश एक्ट 1935, उसमें भी 14% लोगों को जो थी वो वोट कास्ट करने की आज़ादी थी। बाकी के जितने भी लोग थे, आउट ऑफ दैट 14%, उसके अलावा कोई भी वोट कास्ट नहीं कर सकता था। एट दैट टाइम दिस वाज एडेड, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इशू भी आया था कि हम ये नहीं दे सकते, ठीक है, आज़ादी के बाद भी। द रीज़न वॉज टेकन कि हमारे जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि आपके हर कोई वोट कास्ट करके सही गवर्नमेंट लगा सके, वो बहक जाएंगे, ठीक है। बट जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने माना कि ये हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज वी आर सेइंग कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, irrespective of their race, irrespective of their religion, irrespective of their caste। तो ये वर्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये लगाया गया, राइट। तो ये इससे पहले, अभी जैसे आप 18 ईयर्स कह रहे हो, इससे पहले जो वोट की एज थी वो 21 ईयर थी, ठीक है। फिर आपकी 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाके ये 18 ईयर्स हो गई। Now this is universal adult franchise. Next is single citizenship, right? Single citizenship. Can anyone tell me what is single citizenship? ड्यूल सिटीजनशिप आपने सुना होगा, कई कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं ड्यूल सिटीजनशिप। सर ये तो यूरोपियन की कंट्रीज का होता है ड्यूअल सिटीजनशिप। हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब यूरोप की कंट्रीज में आपस में, कि अगर एक फ्रांस का है तो वो जर्मन में भी कर सकता है माइग्रेट, अगर पेरेंट्स उसके वहाँ के हों। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंगल सिटीजनशिप दे रखी है। दैट मीन्स जब वो बंदा सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप होता है, अगर उसने बाय चांस कोई और सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। वी डू नॉट प्रोवाइड ड्यूल सिटीजनशिप, मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कोई यहाँ का भी है सिटीजन और कहीं और का भी, उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए जैसे हैं वो ड्यूल सिटीजनशिप भी देते हैं, जैसे स्टेट की अलग से होगी, यूएसए की अलग से होगी, ऐसे ऐसे करके ड्यूल, काफ़ी कंट्रीज जो ऐसी हैं जो ड्यूल सिटीजनशिप देती हैं, बट इंडिया सिंगल सिटीजनशिप देगा। दैट मीन्स इफ यू आर वॉलंटरी एक्वायरिंग एनी सिटीजनशिप देन यू विल लूज इंडियन सिटीजनशिप। Now this is the last point that we have already discussed, that it came into force on 26 January 1950. These are the features. Any doubt in any feature? क्या है क्या नहीं है? अच्छा, is it clear? We discussed about Indian Constitution. फिर आर्टिकल्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। शेड्यूल्स में क्या है, शेड्यूल्स भी हम चलेंगे साथ साथ, कैसे क्या चीज़ यूज होती है। देन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, दिस इज इन जर्नल। देन हिस्ट्री, देन ड्राफ्ट कमेटी में कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये लास्ट टॉपिक है जी, यहाँ पे फिर हम विल डिस्कस पार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट। तो एक बार हम यहाँ से करते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं। These are the borrowed features of Indian Constitution. हमने यूके से क्या लिया है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फिर हम यूके से वहाँ से क्या उठाया कि प्रेसिडेंट होगा हमारे इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो वो जो फीचर्स हैं हमने वहाँ से उठा लिए। देन लोअर हाउस इज मेड मोर पावरफुल, ठीक है। अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस में क्या चीज़ें हैं आगे मैं बताऊँगा। फाइनेंस बिल जो है वो आपका लोअर हाउस ही दिखाता है, so that we will discuss, ठीक है। lower house is made more powerful. council of ministers that are responsible for lower house, ठीक है। provision of speaker in Lok Sabha, this is taken from UK.
The concept is taken from UK, from USA written constitution. Then fundamental rights, that is what I was also saying. Supreme Court का concept वहाँ से आया. Then appointment of vice president, head of state that is known as president. तो यहाँ पे हम जो है head of state को हम governor बना देते हैं, या आपका CM बनेगा अकॉर्डिंग टू थिंग्स. देन प्रोविजन ऑफ स्टेट्स कैसी रहेंगी, जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं. कुछ चीज़ें हैं जिनका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, बट हम बाकी को कर सकते हैं. कोई एक्ट पास हुआ है तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं उसको चैलेंज करने के लिए. फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया द कोकरेंट लिस्ट इज टेकन. कोकरेंट लिस्ट वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था. कोकरेंट लिस्ट में कुछ मैटर्स हैं जिसपे स्टेट भी लॉज बना सकती है, सेंटर भी लॉज बना सकती है. ठीक है. 246 में, आर्टिकल 246 में डिफाइंड है. 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल की थर्ड लिस्ट जो है वो कोकरेंट लिस्ट है. एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसे रहेगी, सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप. अगेन वही 246 आर्टिकल के, अगर स्टेट ने बना दिया, सेंटर ने उसके ऊपर बना दिया तो सेंटर का चलेगा. फिर उसे अपील कर सकते हैं हम लाइक दिस. तो ये कंप्लीटली मैं आपको बता दूंगा. देन लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रीएम्बल ही करेंगे. प्रीएम्बल क्या है, जैसे बुक का आपका प्रीफेस होता है ना कि इसके बीच में ये चीज़ें डिफाइंड है, तो प्रीएम्बल जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बताया है नेचर क्या है और एम्स क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर और एम्स के बारे में जो चीज़ बता रही है दैट इज प्रीएम्बल. फर्स्टली इट वाज कंसीडर्ड कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट देन इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन आल्सो बी अमेंडेड. देन यूएसएसआर से, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, ये मैंने बताया था आपको. 5 ईयर प्लान लिया है, 5 साल की गवर्नमेंट रहेगी, 5 साल की. वो जो प्लान है दैट इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर. फ्रॉम जर्मनी एमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन. एमरजेंसी क्या कब लगानी है, कैसे लगेगी, वो सारी प्रोविजन किसके हाथ में है, वो सारा कुछ. फ्रॉम जापान वी हैव टेकन लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन. किन किन पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंक्शन करेगी. फेडरल सिस्टम इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम कैनेडा. रेजिडरी पावर्स. देन फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगर कुछ अमेंड करना है वो कैसे होगा. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स, कि हम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन में डाला हुआ है कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो अब तक तो पता नहीं क्या बन जाता उसका. फ्रॉम आयरलैंड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, बट हाउएवर अमेंडमेंट होती भी है, देखेंगे हम. विल ऑल्सो सी द 2 पावर्स दैट आई एम सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट और आपकी जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर दोनों दिखाते हैं. ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा एक दो केस लॉज के साथ. एंड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो जो मैंने अभी बताए थे कि स्टेट को डायरेक्शंस दे रखी हैं कि आप ऐसे करो. ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट बाइंडिंग. तो दिस इज, तो ये पार्ट्स हैं जी आपके यूनियन टेरिटरी के बारे में बताएगा. ये 22 पार्ट्स हैं. देन शेड्यूल्स आर गिवन. शेड्यूल्स में जैसे फर्स्ट में आपको बताया हुआ है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया होगा, है ना. अगर हमने कोई चीज़ चेंज करनी है, अगर हमने कुछ और बनाना है, कुछ स्टेट को डिवाइड करना है या फिर कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली कोई स्पेशल से एक्ट नहीं लेके आते. हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को चेंज कर देते हैं और आपकी स्टेट जो है वो मतलब एज वो अलग से चल जाता है. मैंने तो स्टेट का नाम चेंज किया तो वहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा और वो अपने आप चलेगा. स्पेशल से कोई एक्ट वो नहीं. तो सेकंड शेड्यूल में सैलरीज गिवन है डिफरेंट लोगों की. थर्ड शेड्यूल में ओथ के फॉर्मेट है. प्रेसिडेंट की ओथ कैसे ली जाएगी, फॉर्मेट है उसका. बाकियों की ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ जो है वो सारे फॉर्मेट है. देन एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा, ये सारा 4th शेड्यूल में है. 5th शेड्यूल में है. ठीक है, कौन जो शेड्यूल्ड एरिया कौन से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन से हैं. उस तरह 7th शेड्यूल में वही 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट. ठीक है, फिर 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेगा. विल नॉट गो इनटू द शेड्यूल. शेड्यूल आपके डायरेक्ट में लास्ट में गिवन है, अगर आपने देखना होगा कोई भी शेड्यूल तो आप वहां से देख सकते हैं. दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीएम्बल. प्रीएम्बल का ये जो पार्ट है ये बता रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है. देन दिस पार्ट दिस विल टेल द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टेल हियर एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, करना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है. तो प्रीएम्बल को हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. तो इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड पहले नहीं था, फिर ये आपका बाद में आया है जी.
ठीक है। 1976 में 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये 3 वर्ड्स आए हैं, करके आ गया इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? तो इफ यू हैव यू कैन